रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दस्तक का। दस्तक, घर बैठे राष्ट्र के निर्माण का। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक करते हैं और हर नागरिक की आवाज बनता है आपका चैनल आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और अगले 1 घंटे तक देश की बड़ी खबरें सिर्फ राजनीतिक बयानों के आधार पर नहीं, सिर्फ राजनीति के गलियारों से निकली हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के अधिकार पर। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मामा राज में युवाओं को रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है गोबर उठाने का काम। पढ़े फारसी और बेचे तेल। 36 साल से यह देश मना रहा है युवा दिवस और उसके बाद भी नौकरी के नाम पर युवा को खाने को मिलती है लाठियां। और वोट के लिए विवेकानंद पर कब्जे की राजनीति किस कदर हावी है, इसकी रिपोर्ट भी आज आपको दिखाएंगे। और 10:30 बजे दस्तक स्पेशल होगा। अब तुम्हारे हवाले गणतंत्र साथी। तो शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली दस्तक के साथ। आप सब जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज के ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जाता है। भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। पढ़े फारसी और बेचे तेल, यानी योग्यता के मुकाबले निचले स्तर का काम करने के लिए मजबूर कर देना। देश के 2 राज्यों को उदाहरण बनाकर हम आज की पहली दस्तक दे रहे हैं। पहले खबर मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। लेकिन सरकारें सुनील कुशवाहा जैसे युवाओं से कहती हैं, भले एमए अंग्रेजी में पढ़ लो, लेकिन शिक्षक बनने का चयन होने के बाद भी चाय बनाकर बेचते रहो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन 36 साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले भारत में लगभग हर राज्य की सरकार सेवा के नाम पर सत्ता पाकर नौकरी पाने में नौजवानों के आंसू निकाल दे रही है। क्योंकि युवा दिवस मनाने वाले देश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कभी वक्त से पूरी नहीं हो पाती। इसी कारण तो आज भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कमलेश दांगी गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना पाप नहीं, लेकिन एमए बीएड की पढ़ाई करके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक का भर्ती इम्तिहान निकाल लेने के 2 साल बाद भी जिस घर का बेटा गोबर उठाने को मजबूर हो, उस नौजवान की नींद उड़ाकर सिस्टम सोता है और सिस्टम का किया गोबर उठाना महापाप है। रात में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं नियुक्ति के लिए सोचता हूँ कब होगी। 2 वर्ष हो गए हैं। मैंने बहुत बार 2-4 बार मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से ज्ञापन भी दिया है कि महोदय हमारी शीघ्र शिक्षक भर्ती की जाए, नियुक्ति दी जाए। हमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है, अब नियुक्ति बाकी है। लेकिन आज तक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण बहुत परेशान है। और हम मतलब जो अगर हमारे परिवार में हमको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी हालत क्यों हुई, पहले समझ लेते हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती निकली और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। 6 महीने बाद इसके फरवरी 2019 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। फिर इसके 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आ पाए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुल 2 साल बाद भी आज तक चयन किए गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं 2018 शिक्षक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में। इसमें चयन हुआ है और नियुक्ति के लिए मैं 2 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि जिनके हाथ में अभी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य की डोर होनी चाहिए, वो कमलेश दांगी जैसे नौजवान भैंस की रस्सी खींच रहे हैं। क्योंकि पुचकार कर वोट लेने वाली सियासत ने नौकरी देने के नाम पर पानी पिला रखा है। अगर आपको लगे कि अरे भाई एक आदमी होगा तो रुक जाइए,
आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पर दस्तक दी है। गोद में नाती को लेकर बिलखती इस बुजुर्ग मां के आंसुओं का कारण भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने वाली व्यवस्था है, जिसने इनकी दिव्यांग बेटी नेहा को भी 2 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद आज तक नियुक्ति के इंतजार में आंसू बहाने को लाचार किया है। वजह परिवार चलाने का पैसा अब इनके पास नहीं होना। बच्चे की फीस ले लीजिए, घर का जो भी है किराना है एंड ऑल दैट, पापा मम्मा रहते हैं, उनके जो दवाइयाँ वगैरह है, बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और साल भर की इसकी फीस भी मैंने पे नहीं कर पाई है। ये दूसरा साल आ गया। एमए अंग्रेजी में पढ़ाई की, बीएड किया, लाखों रुपए खर्च होते हैं पढ़ने में। उसके बाद भर्ती परीक्षा निकालकर भी नौकरी के इंतजार में अगर जिंदगी कटौती में बीते तो दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सिर्फ नेहा और कमलेश जैसे हजारों लोगों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। 2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अब भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। क्यों नियुक्तियां लटकी, कौन जिम्मेदार है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने क्या किया इसके बाद? क्या ये कहानी यहीं छोड़ दी या फिर दस्तक दी जिम्मेदार मंत्री से सीधा सवाल पूछकर? रिपोर्ट अभी बाकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये वो नौजवान हैं जो करीब 6.5 लाख लोगों के बीच इम्तिहान देकर टीचर की नौकरी पाने के लिए सिलेक्ट हुए। सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने पर जरूर इनके घर वालों ने आस पड़ोस नाते रिश्तेदारों को बताया होगा, हमारा बेटा, हमारी बेटी, देखिए उसको सरकारी नौकरी मिल गई। लड्डू भी बांटे होंगे, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाया होगा। आज यही युवा 2 साल से नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे। सोचिए ये कैसे समाज का सामना करते होंगे। Myself Sunil Kushwaha. My education qualification is MA English B.Ed. I am grade 2 selected English candidate. I had given an exam in 2019 and in 2020 the result of grade 2 announced, in which I was selected and enlisted for the teachers recruitment test. विदिशा के सुनील कुशवाहा भी देश के लाखों नौजवानों में से एक हैं, जिनकी नौकरी सरकारी व्यवस्था के धुएं में आज तक खौल रही है। नतीजा एमए अंग्रेजी पास सुनील कुशवाहा शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने पर पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने लगे और जिन्हें क्लास लेनी थी बच्चों की, वो कप सजाकर चाय पिला रहे ग्राहकों को। जिन्हें चढ़ाना था बच्चों के भविष्य को शिक्षा की आंच पर और तैयार करना था देश के नौनिहालों को, वो चाय खौला रहे हैं। जिन्हें छानना था अवगुणों को एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के भीतर से, वो चाय छान रहे हैं दुकान में ताकि घर चल सके। अब जरा चाय छानते सुनील कुशवाहा, गोबर उठाते कमलेश दांगी और आंसू बहाती नेहा मिश्रा की जगह अपने बच्चों को रखकर सोचिए, क्या ऐसे नौजवानों को नौकरी के नाम पर चप्पल घिसवाने वाली सरकार पर दस्तक देनी जरूरी नहीं? हमें पूछना पड़ा आखिर नियुक्ति क्यों लटकी है। नेहा ने जवाब दिया, वेरिफिकेशन हुआ जुलाई में 2-3 दिन हुआ, उसके बाद में पोर्टल पे ये अपडेट हो गया कि परिवहन नहीं मिल पा रहा है, आने जाने की इश्यूज है, इसलिए रोक दिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है एंड कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है कि हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्या करें, और हमें ये जॉब चाहिए।
कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। कोरोना काल में ही विधायक रिजॉर्ट में घूमते ठहरते शिवराज सिंह की सरकार बना देते हैं। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो जाता है। कोरोना काल में ही कांग्रेस के बागी बीजेपी के टिकट पर जीतकर मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में 20,000 पदों पर टीचर चुनने के बाद उनका वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने के नाम पर रोक दिया जाता है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने अब इस मुद्दे पर विपक्ष और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल पूछा। आज 10 महीने से ज्यादा सरकार बनी हो गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक तरफ रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की कमी होती जा रही, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा नया मध्य प्रदेश बनाएंगे हम? चयनित शिक्षकों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब चिंतित थे लगातार, परंतु हाईकोर्ट में एक पिटीशन होने के कारण से उसमें हमारे ऊपर प्रतिबंध था। उस हाईकोर्ट के पूरे जो दिशा निर्देश है उसका अध्ययन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले सत्र में उनको हम ज्वाइनिंग दे दें। जो वेरिफिकेशन का काम बचा उस वेरिफिकेशन को काम को हम पहले कराएंगे। 1 साल से नौजवान जब नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर प्रदर्शन धरना देते हुए जिंदगी गुजार रहे हों, तब अगले सत्र में इन्हें नियुक्ति देने का भरोसा आज तक के कैमरे पर दिया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल दर साल शिक्षक कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो करीब 1 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार अब दावा कर रही है कि नए सत्र से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में उन हजारों चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद तो है ही, वहीं दूसरी तरफ इससे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसे भी जल्द दूर किया जा सकेगा। अब नियुक्ति का एक नया महीना दे दिया गया है, लेकिन दस्तक देकर आपको पूछना जरूरी है, क्या इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में बच्चों को शिक्षकों की कमी से होने वाले नुकसान और नौजवानों को शिक्षक भर्ती इम्तिहान निकालने के बाद नौकरी न मिलने पर हुए आर्थिक सामाजिक घाटे की भरपाई सरकार करेगी? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भारत एक युवा शक्ति का देश है। सकारात्मक युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सरकारें दुनिया भर में इस बात को गर्व से कहती हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा नौजवानों वाला देश है। दुनिया की 779 करोड़ आबादी में 16% जनसंख्या युवाओं की है और भारत सबसे ज्यादा 18% नौजवानों वाला देश है। भारत की आबादी में करीब 25 करोड़ लोग यूथ यानी युवा हैं। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तक युवा शक्ति में भारत के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, उसके पीछे। एक फिल्म आई थी हासिल, इसमें अभिनेता आशुतोष राणा का एक डायलॉग था, युवा इस शब्द को उल्टा कर दो तो वायु, वायु हल्की बहे तो बेहतर, तेज बहे तो बेहाल कर देती है। ऐसी शक्ति वाले युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आज भी या तो लाठी मिलती है या फिर नौकरी देने के नाम पर अदालत से लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की सजा। दस्तक देना क्यों जरूरी है, आपको बिहार ले चलते समझ में आ जाएगा। नाले में ये लोग जो पुलिस की लाठी के डर से भाग रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं, इनका अपराध बस ये कि ये बेरोजगार है। बिहार के बेरोजगार, वो बिहार जहां 2 महीने पहले सियासत 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार, हर बेटी को नौकरी के नारे लगाकर वोट ले चुकी है। और आज तक का कैमरा अब जिस जगह युवाओं के बीच दाखिल हो रहा है, ये नौजवान भी बेरोजगार है। ये वो होनहार हैं जिनके माता पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलाते हैं और सत्ताधारी इन्हें चपरासी भर्ती की लाइन में खड़ा कराते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। और जो जिस जॉब के लिए आपने आवेदन दिया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो 12th बेसिस पे है। 12th बेसिस। ग्रेजुएशन है आप? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। दुनिया को प्राचीन काल से ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के नौजवानों के इन चेहरों को देखिए जरा, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय में पिछले साल निकले 96 चपरासी पदों की भर्ती के लिए 1 महीने से इंटरव्यू की लाइन में 1.25 लाख लोगों के साथ खड़े हैं। BA, BSc, BCom, MA करके वो नौकरी लेने की लाचारी है जिसमें योग्यता ही सिर्फ 12वीं पास मांगी गई। तो आपको लगा था कि पीजी करने के बाद इस पद के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन लास्ट में हमको करना पड़ा। अच्छा, क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? BSc है। BSc है। पढ़े लिखे व्यक्ति को कम योग्यता की नौकरी पाने के लिए विवश करना भी एक तरह की बड़ी बेरोजगारी ही है। यह हालात क्यों पैदा होते हैं,
ये भी पटना में ही हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख ही अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी पाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हुए युवाओं में बेरोजगारी की दर साल 2017 में 12.1% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 13.2% हो गई। ये तादाद बढ़ती जाएगी क्योंकि नौकरियां निकालकर सरकारें भर्ती प्रक्रिया इतना लटकाती हैं कि परेशान युवा पटना में उस नौकरी के लिए धरना देते नजर आते हैं जो 1 साल से फंसी हुई है। बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दावा है 1 साल पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, पास हो चुके इन नौजवानों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। लाठी के सहारे खड़े राजू राज और दूसरे सैकड़ों युवाओं को नौकरी मांगने पर भागिए भागिए कहकर भगाया जाने लगा। इसी तरह कैसे कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नौकरी देना नहीं आता, भगाना तो आता है। लाठियां फटकानी थी, फटकाई और नौकरी मांगने वालों को भागना पड़ा, नाले तक में रास्ता खोजना पड़ा। अब क्या पता ये नौजवान भी आगे ऐसी नौकरी की लाइन में खड़े मिले जहां योग्यता से कहीं कम के पद पर काम करने की लाचारी खड़ी रहे। उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और लक्ष्य को हासिल करो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उठो, जागो और स्वामी विवेकानंद पर राजनीतिक कब्जा कर लो की चर्चा आज दिन भर होती रही। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। कोलकाता में विवेकानंद के सिद्धांत पीछे हो गए, अपनी अपनी सियासत आगे कर दी गई और जनता के मुद्दे वो प्रतीकों की राजनीति में खो ही जाते हैं। सोचता है बुद्धू है, बंगाल समझने ही नहीं सकता है। बंगाल का हर आदमी समझता है जो बंगाल को दखल करने के लिए कौन कौन आता है। स्वामी जी को कहते सबको लेके चलने वाली बात, ये सबको लेके चलते हैं। इसलिए बंगाल की और देश की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जड़ है। আমি খালি বলবো যে যারা ধর্মে ধর্মে বিভাজন করতে চায় এই মাটি করতে দেবে না। এটা গুজরাট নয়, এটা রাজস্থান नॉय, এটা মধ্যপ্রদেশ নয়, এটা बिहार नॉय। एक लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियों के बीच में चल रही है, तृणमूल और बीजेपी। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हीं की जन्मस्थली पर उन्हें याद करने के लिए भी राजनीति की जरूरत पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर कोलकाता में पहले बीजेपी ने रैली निकाली, फिर तृणमूल कांग्रेस भी विवेकानंद को याद करते हुए सड़क पर दिखी। विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाले विवेकानंद को खांचों में ऐसा बंगाल के चुनाव ने बांटा, जहां पहले बीजेपी की रैली श्याम बाजार से लेकर स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास तक पहुंचती है। आज करोड़ों युवा बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, देश का नवनिर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट रखा है सबके सामने, उसमें युवा शामिल है और विवेकानंद का राह पर चल के आज नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्रनाथ जैसा काम कर रहे हैं। सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा है भारत माता का। तो ये काम को पूरा करने के लिए हम युवाओं का आह्वान करके रास्ता में आए। तो टीएमसी ने इसके बाद कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में स्वामी विवेकानंद को सड़क पर रैली निकाल कर याद किया। আমি খালি বলবো যে যারা ধর্মে ধর্মে বিভাজন করতে চায় এই মাটি করতে দেবে না। এটা গুজরাট নয়, এটা রাজস্থান নয়, এটা মধ্যপ্রদেশ নয়, এটা बिहार নয়। दरअसल विवेकानंद की लेगेसी को लेके एक लड़ाई इस वक्त पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियों के बीच में चल रही है, तृणमूल और बीजेपी। जहां एक को तृणमूल बीजेपी पे निशाना साध रही है, कहते हुए कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है और पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में उनको
कोई अंदाज नहीं है। ये जो एलिगेशन है इसको दरकिनार करने की कोशिश हो रही है बीजेपी से, और यही कारण है कि आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर बीजेपी पूरे दमखम के साथ रास्ते पे उतर के ये दिखाना चाहती है कि बंगाल की संस्कृति के साथ किस तरह से बीजेपी जुड़ गई है। पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां जन्मे महापुरुषों के साथ जनता का सीधा जुड़ाव माना जाता है। यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में पहले रविंद्रनाथ टैगोर और अब स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों के साथ अपनी अपनी पार्टी को ज्यादा करीब दिखाने की होड़ मची है। जितना दिन तक रहेंगे आम जनता का साथ रहेंगे, जितना दिन तक लड़ेंगे आम जनता के लिए लड़ेंगे, और जितना दिन तक बनेंगे आम जनता के लिए बोलेंगे। अगर मरेंगे भी करेंगे ये मरेंगे, हम देश को टूटने के लिए नहीं करेगा, किसी को टूटने के लिए नहीं करेगा। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी का फोकस बीजेपी के बढ़ते जनाधार के बाद अब उसे किसी तरह बाहरी बताने पर लगा है, क्योंकि बीजेपी बंगाल के राष्ट्रवाद से खुद को जोड़कर खेल रही है। इसलिए बंगाल की और देश की मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ हमारा जड़ है। हम उसी के विचारधारा, उसके प्रेरणा से काम करते हैं, आगे भी करेंगे और सफलता भी मिली है। जो पार्टी कल आया परसों नहीं रहेगा, उसका बात से कोई आता जाता नहीं है। की बात है कि आज निर्वाचन को सामने रखते हैं कुछ पार्टियां, और उस निर्वाचन को सामने रखते हुए सोच रहे कि स्वामी विवेकानंद को भी इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ी दुख की बात है। सच्चाई यही है कि विवेकानंद के बहाने अपनी अपनी राजनीति की तस्वीर सत्ता के सिंहासन पर स्थापित करने का गवाह पश्चिम बंगाल अभी बन रहा है। लेकिन प्रतीकों को आधार बनाकर वोट मांगने वाली इस राजनीति में नुकसान आम आदमी का होता है, क्योंकि उसके मुद्दे कब गुम कर दिए जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। देश की सबसे बड़ी अदालत के दखल के बाद 3 कृषि कानूनों पर आज ब्रेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर रोक लगाकर एक कमेटी बना दी, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों ने इसके सदस्यों पर ही सवाल उठा दिए, उन्हें किसानों का मुलजिम ठहरा दिया। इस विवाद पर आप पूरी रिपोर्ट देखें। उससे पहले बात गणतंत्र दिवस की, जो इस बार किसानों के हवाले। किसान कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर उन्हें नोटिस भी भेजा। अगर किसान अड़े रहते तो इससे बात बिगड़ सकती है। 26 जनवरी 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें। 26 जनवरी को क्या होगा? 26 जनवरी को किसान क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस, वो तारीख जब दुनिया देश की ताकत देखती है। 26 जनवरी को वो दिन होता है जब दुनिया भारत की विविधता को सलाम करती है। कोरोना महामारी में ये जश्न बरकरार रहे, इसके लिए सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। पर इस बार का गणतंत्र दिवस जवानों की तैयारियों से ज्यादा किसानों के इरादों को लेकर चर्चा में है। 26 तारीख की भी तो तैयारी करनी है ना हमें भाई। 26 तारीख से लोग ट्रैक्टर रैलियां निकाल लेंगे, 26 तारीख को दिल्ली में परेड में शामिल होंगे, तो ट्रैक्टर कैसे लाइन में चलेंगे, तो ये व्यवस्था बनानी पड़ती है सारी। तो क्या इस बार गणतंत्र दिवस पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी चलेंगे? क्या राजपथ पर जवान और किसान एक साथ देखने को मिलेंगे? केंद्र सरकार इन मुद्दों को वापस नहीं लेती है तो हम 26 जनवरी को, उससे पहले तो धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी को प्रत्येक गांव से 100 ट्रैक्टर जाएंगे और 26 जनवरी में गणतंत्र परेड पे हमारे ट्रैक्टर शामिल होंगे। इस बार टैंक नहीं, किसानों के टैंक शामिल होंगे गणतंत्र परेड पे। क्या इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में किसान ट्रैक्टर चलाते हुए देखे जाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? किसानों की ये जिद कितनी व्यवहारिक है? अगर पुलिस ने किसानों को रोका तो क्या होगा? किसान इन सवालों की चिंता छोड़ अपनी तैयारियों में लगे हैं, ताकि 26 जनवरी के जरिए वो अपनी बात देश भर को बता सके।
किसानों ने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है इस संघर्ष में, और अल्टीमेटम ये है 26 जनवरी को 2 महीने किसानों को दिल्ली में आए पूरा हो जाएंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम सबका गणतंत्र दिवस है। उस गणतंत्र दिवस पे किसान दिल्ली के भीतर जाके अपनी गणतंत्र ट्रैक्टर परेड करेंगे। सरकार को किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर यह गवारा नहीं कि 26 जनवरी को हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल हो जाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये वो समय है जब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इतनी संवेदनशील होती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि कोर्ट आदेश में यह लिखे कि किसान 26 जनवरी को ऐसे किसी भी तरह की हरकत ना करे जिससे सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो। अटॉर्नी जनरल ने कहा 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली में एंट्री लेना चाहते हैं। वो कहां जाएंगे किसको पता। एक बार दिल्ली में आ जाएंगे तो उनका ट्रैक करना मुश्किल है। कल किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, वो करेंगे, इसलिए हमारा कोई दखल नहीं होगा। 26 जनवरी को किसानों की घोषित ट्रैक्टर रैली रोकने की सरकार की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया और साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। यानी मामला संवेदनशील तो है लेकिन कोर्ट का रवैया इसमें सख्त भी, ताकि गणतंत्र दिवस की अपनी महिमा और गरिमा बरकरार रहे और साथ ही किसानों का विरोध अपनी जगह चले तो चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद किसान संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने पर अड़े हुए हैं। ये स्टेट है क्या दिल्ली है कि इसके चारों तरफ को टैंक लग रहे हैं? टैंक तो जो बॉर्डर का टैंक है वो दिल्ली में चल सके, हमारा ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं चल सकता। जहाँ जहाँ से भी किसान 26 तारीख के प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं उन सबको सलाह है कि वो इस आंदोलन को पीसफुल रखने के लिए तैयार होके आए। हम वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं करेंगे, ना पहले आज तक किया ना फिर कभी टॉलरेट करेंगे। किसान नेताओं की ऐसी बातें सुनकर देश भर के किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली चलाने पर आमादा है। ये पंजाब का मोगा है जहां ट्रैक्टर रैली की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। किसान नारेबाजी करके अपने इरादे जता रहे हैं। दावा है कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में ट्रैक्टर रैली को लेकर खासा जोश है, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि अगर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच गए तो क्या होगा। पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश के हाथरस की तस्वीर देखिए, जहां सैकड़ों किसान अपना ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। किसानों का यही जोश सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जब देश की राजधानी पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के निशाने पर रहती है, ऐसे में किसानों के इस कार्यक्रम का गलत फायदा भी उठाने की आशंका बढ़ जाती है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में भी हुआ। किसान यूनियन के वकील नरसिम्हन ने कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक आंदोलन में घुसपैठ कर चुके हैं, जो आंदोलनकारियों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन को लेकर अटॉर्नी जनरल से हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी देने को कहा। 26 जनवरी को पूरे धूमधाम से ऑब्जर्व करने मनाने की जरूरत है, हम इसके पक्षधर हैं। और आदरणीय साथी, मैं आपको दुरुस्त करूंगा, किसानों ने कभी ये नहीं कहा कि वो 26 जनवरी की परेड के अंदर दखल अंदाजी करेंगे। कृपया करके किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान ने केवल ये कहा है कि वो 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल होना हर देश के नागरिक का हक है, लेकिन अगर अधिकारों को लेकर टकराव की नौबत आ जाए तो फिर इससे सिर्फ और सिर्फ देश का ही नुकसान होगा। तो खतरा बड़ा है। सरकार इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देकर किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन की घुसपैठ का दावा कर रही है, जिससे दिल्ली की कानून व्यवस्था कभी भी बिगड़ सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि 26 जनवरी पर किसानों के साथ पुलिस का टकराव देश की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे रोकने की तैयारी हरियाणा और दिल्ली की पुलिस ने मिलकर शुरू भी कर दी। दिल्ली का
बदरपुर, जहां पुलिस ही रास्ता जाम करने के लिए बैरिकेड लगा रही है। सवाल है क्यों? दिल्ली का बदरपुर, जहां पर पुलिस की देखरेख में ही जेसीबी से सड़क पर बैरिकेड रखे जा रहे हैं। क्यों दिल्ली में पुलिस वाले रास्ता जाम कर रहे हैं? आखिर दिल्ली पुलिस किसे रोकना चाहती है? इन सारे सवालों की वजह किसान हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जिन्हें रोकने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है ताकि दिल्ली को घेरने से रोका जा सके। 26 तारीख का भी टारगेट दिया है। 26 तारीख में नेशनल फ्लैग होगा, राष्ट्रीय झंडा, उसपे ये गोली नहीं चलाने के, उसपे वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होने का, वो हमारे साथ रहेगा। ये डंडा चलाएंगे, हम राष्ट्रगान गाएंगे, जब देखा कैसे चलाएंगे, इसे घेरो दिल्ली को। किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली लेकर दाखिल न हो, इसके लिए दिल्ली और फरीदाबाद पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर पर एक मॉक ड्रिल की। ये आंका गया कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने अगर अचानक दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें कैसे रोका जाएगा। 26 जनवरी को जनता को परेशानी न हो, इसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले हफ्ते किसान अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली की सभी सीमाओं और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में दिखे, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाणा में तो किसान और पुलिस आपस में ही भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ी कि करनाल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। सीएम के आने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। भीड़ ने यहाँ पर बनाए हेलीपैड को तहस नहस कर दिया और कार्यक्रम स्थल पर रखी गई कुर्सियों को तोड़ दिया। इसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और किसान संगठन 26 जनवरी को उनके कार्यक्रम को एक बार फिर निशाने पर लेने की धमकी दे रहे हैं। बाईकाट करेंगे किसी भी कीमत पर। भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठन मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे। ये निश्चित तौर पर ऐलान हो चुका है। हरियाणा में किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री खट्टर बैकफुट पर है और उनके सामने अपने विधायकों और गठबंधन को एकजुट करने की चुनौती है। इसी कवायद में उन्होंने दिल्ली में आज गृह मंत्री से मुलाकात की। किसान आंदोलन पर हो रही राजनीति से ज्यादा सरकार की चिंता उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसी वजह से सरकार लगातार किसानों को उनका कर्तव्य याद दिला रही है। समझता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख त्योहार है और वो उस त्योहार की गरिमा किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, यह हर भारतीय का कर्तव्य है, यह किसानों का भी कर्तव्य है। सरकार के सामने कानून व्यवस्था के अलावा देश की छवि की भी चिंता है, क्योंकि अगर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच गए और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कड़ाई की तो न सिर्फ गणतंत्र दिवस के रंग में भंग पड़ेगा, बल्कि ये देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस बात से एक्सपर्ट भी सहमत है। आंदोलन कहीं नहीं जाता, बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। अगले उसमें सरकार ऑर्डर लेकर आएगी कि आंदोलन को यहाँ से हटवाओ, और सरकार का ये है कि इस आंदोलन में हटाने में जब बल प्रयोग होगा तो 1000 लोगों के आसपास मारे जाएंगे। कितने लोग इसमें घायल होंगे उसका सरकार उसका आकलन कर रही, हॉस्पिटल तैयार कर रही, डेड बॉडी कहाँ ले जाएंगे वो तैयार कर रही। तो झड़प से देश के छवि पे पक्का असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका नतीजा होगा कि जो लोगों का फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसमें बुरा असर पड़ेगा। जो फॉरेन कंपनीज हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, चाइना से शिफ्ट करना चाहते हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि ये किसान नहीं, ये बिचौलिए हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है। और ये षड्यंत्र है ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि देश की छवि को खराब किया जाए, देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर किया जाए, ताकि मोदी जी की छवि खराब हो और मोदी जी बैकफुट पे आए।
देश की भलाई इसी में है कि 26 जनवरी को राजपथ पर टैंक ही चले, भारत की मिसाइलों का प्रदर्शन हो, ताकि देश के दुश्मनों को ये संदेश जाए कि भारत एक है और उनसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज तक ब्यूरो। किसानों का आंदोलन देश की बदनामी की वजह नहीं बनना चाहिए, ये बात तो किसान भी मानेंगे। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों ने आज सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को सदस्यों के आधार पर खारिज कर दिया। कहा कि वो सरकार से बात करना चाहते हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट या उसकी बनाई कमेटी से। मेरा सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद है कि उन्होंने सुनवाई करी, किसान का नाम लिया, भारत के किसानों को कोर्ट तक आए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। कमेटी के लोग कौन हैं? वो तो सरकार के ही तो आदमी हैं। कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया, बीजेपी सरकार ने बनाए, इसलिए उन्होंने कानून ये रद्द करने हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है जो लोगों की लड़ाई और सरकार के बीच लड़ाई है, इसका ओनस हम शिफ्ट नहीं करते। कोई कमेटी बने इसलिए हम कमेटी को डिसअप्रूव करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन इससे किसानों का आंदोलन नए सिरे से गर्मा गया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सोने हो। किसानों ने इस कमेटी के चारों सदस्यों को सरकार समर्थक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस कमेटी के 4 सदस्य हैं। पहला नाम भूपेंद्र सिंह मान है, जो तीनों कृषि बिल के संशोधन के साथ समर्थक है। 14 दिसंबर 2020 को किसान यूनियन AIKCC के अध्यक्ष के तौर पर कृषि मंत्री से मिलकर कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी कमेटी के दूसरे सदस्य। ये तीनों कृषि कानूनों को 1991 के आर्थिक उदारीकरण जैसा बड़ा सुधार मानते हैं। यही नहीं, ये कृषि कानून के विरोध को भ्रामक बताते हैं। कमेटी में लोग कौन हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उस पर एतराज है। तो आप कह रहे हैं कि जो कृषि बिलों के समर्थन में थे उनको कमेटी में करा। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों की वकालत करता हो, वो किसानों के, हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। कौन लोग हैं? कमेटी के तीसरे सदस्य प्रमोद कुमार जोशी हैं, जो तीनों कृषि कानूनों को जरूरी मानते हैं और किसानों की राय न लेने के आरोप को खारिज करते हैं। साथ ही ये MSP की कानूनी गारंटी देने के भी विरोधी हैं। महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल खटवल कमेटी के चौथे सदस्य हैं। ये कृषि को बाजार से जोड़ने के समर्थक हैं और मानते हैं कि अगर बिल वापस लिए गए तो फिर दोबारा इन्हें लाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। किसान और विपक्ष का दावा है कि जब सदस्यों की राय एक तरफा हो तो फिर कमेटी निष्पक्ष होकर रिपोर्ट कैसे देगी। तो इसी के साथ आज दीजिए इजाजत। दस्तक में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नए मुद्दों पर होगी नई दस्तक। नमस्कार।